Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. और आप अपना वर्क जो है वो रेगुलर कर रहे हैं. स्टूडेंट्स क्लास 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का. इट मीन्स औद्योगिक क्रांति. औद्योगिक क्रांति के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द कौन कौन से इसके फेज थे, कहाँ से ये स्टार्ट हुई और मेनली जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो कंट्री था इंग्लैंड. इंग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से क्या क्या मेन रीजन थे कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी उसके स्टार्ट होने का मेन कह सकते हैं कि जो मेन सेंटर था वो इंग्लैंड था. तो इंग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे रीजन थे जहां से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का. इसमें मैंने आपको बताया था कि मेन जो 4 इन्वेंशन हुए थे, कोयल का हुआ था, साथ में कॉटन का जो फील्ड था उसमें हुआ था, कैनल और रेलवे का एक्सपेंशन हुआ था. तो आज हम इन पॉइंट्स के बारे में एक एक 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ कोयल एंड आयरन. लोहे और कोयले के बारे में देखेंगे जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं कि बेस होता है, उसका आधार होता है. चाहे वो मशीनों से लेकर किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम तक कह सकते हैं कि आयरन की जरूरत होती है. किसी भी इंडस्ट्री को लीड करने के लिए उस टाइम पीरियड के दौरान कोयले की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी. सो कोयल एंड आयरन वर प्लेंटीफुल अवेलेबल इन इंग्लैंड. कि इंग्लैंड में कोयला जो था और साथ में कह सकते हैं कि जो आयरन था वो प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्ध था, यानी कि बहुत ज्यादा वहां पर अवेलेबल था. और एक यही रीजन है कि वहां पर नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहे, नए नए इन्वेंशन होते रहे इन दोनों ही चीजों को लेकर. आयरन इज ड्रॉन आउट फ्रॉम और एज प्योर लिक्विड मेटल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग. अब देखो इसमें जब बात करते हैं कि आयरन जो होता है उसको कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है तो एक लिक्विड मेटल के रूप में कह सकते हैं कि हमें मिलता है. बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है उसमें बहुत सारी चीजों का. तो एक प्रोसेस होती है मेल्टिंग करने की, लोहे को पिघलाने की. लोहे को पिघलाने की जो प्रोसेस थी उस टाइम पीरियड के दौरान कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा टफ थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी कि उन जो ओर्स मिले हैं आयरन ओर मिल से उनसे अलग अलग सारे के सारे जो चीजें होती थी उनको अलग करने के लिए. उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री की बात करेंगे हम. कॉटन इंडस्ट्री यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग था उसके बारे में. तो कोयले के बारे में जब इनके बारे में कह सकते हैं कि कोयले को खदानों से निकालने की जो प्रोसेस थी यानी कि माइनिंग का जो काम था और साथ में आयरन को अलग जो एब्स्ट्रैक्ट होते थे उनसे अलग करने की जो प्रोसीजर थी वो बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया में थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उनकी प्रोसेस डिफिकल्ट थी. और इसमें मेनली काम किया था डर्बी जो फैमिली थी. 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप उनकी जो फैमिलीज के लोग आते गए तो उन्होंने इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम किया था. अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें कॉटन इंडस्ट्री का कि इसमें इन्वेंशन कौन कौन से हुए और कौन कौन से ऐसे इन्वेंटर थे जिन्होंने कॉटन इंडस्ट्री की सारी जो जटिल प्रक्रिया थी कह सकते हैं उसको इजी बनाने की डायरेक्शन में काम किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइंग शटल. जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जो कि बहुत ही हेल्पफुल थी इसमें कॉटन इंडस्ट्री में. उसके बाद जेम्स हारग्रीव्स आए, उन्होंने इससे आगे थोड़ा सा एक और स्टेप लेते हुए इन्होंने इन्वेंशन किया स्पिनिंग जेनी को. स्पिनिंग जेनी यानी कि धागे की जो कताई का काम होता है उसकी दिशा में ये काम क्या हुआ, फिर इससे बहुत ज्यादा काम इजी होने लग गया और जो इंडस्ट्रीज थी उनमें काम की जो कह सकते हैं कि कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी. उसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने एक और इन्वेंशन किया इसमें वाटर फ्रेम का. उसके बाद आता है सैमुअल क्रैम्पटन. क्रैम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया. ये सारे के सारे जो इन्वेंशन है वो कॉटन इंडस्ट्री में यूज होते हैं. कह सकते हैं कि कॉटन से जो होती है कॉटन को अलग करने की प्रोसेसर से लेके धागा बनाई की और उसकी बुनाई तक का जो काम होता है वो पूरी की पूरी प्रोसेसर किसमें काम होती है, कॉटन इंडस्ट्री के अंडर में आती है. तो कॉटन इंडस्ट्री में अलग अलग इन्वेंशन हो रहे थे अलग अलग प्रोसीजर को लेकर. कोई ऐसी मशीनें बना रहा था जिससे रुई को अलग करने का बहुत काम इजीली किया जाता था. कहीं पर ऐसी मशीनें तैयार की जा रही थी जिनसे कह सकते हैं कि जो धागा बनाने की प्रोसीजर थी साथ में जो स्पिनिंग होती थी जो रुई की कॉटन की उसके बारे में भी अलग अलग मशीनें तैयार की जा रही थी. सैमुअल क्रैम्पटन ने म्यूल का और एडमंड कार्टराइट पावर लूम का इन्होंने इन्वेंशन किया था.
ये मेन इन्वेंशन है जिन्होंने कॉटन इंडस्ट्री को कह सकते हैं कि बहुत आगे तक वो इनको लेके गए। और सबसे पहले देखते हैं इसमें जो नाम है और जो इन्वेंटर है, जो इन्वेंशन है, उनको मेनली हम देखेंगे। जॉन के फ्लाइंग शटल, जेम्स हार्ग्रीव्स स्पिनिंग जेनी, उसके बाद आता है रिचर्ड आर्कराइट। वाटर फ्रेम और म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रैम्पटन के द्वारा किया गया था और एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रकार से हम ये चीज देख सकते हैं कि जितने भी इन्वेंटर थे, जितने भी इन्वेंशन हुए, सारे के सारे कहीं ना कहीं हेल्पफुल थे कॉटन इंडस्ट्री के लिए। और कॉटन इंडस्ट्री के लिए इस प्रकार से ये हेल्पफुल बनते गए और कॉटन इंडस्ट्री थी जो वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ चली गई। अब उसके बाद एक और देखते हैं हम, इसमें आता है स्टीम इंजन का, भाप के इंजन का आविष्कार करना। इससे क्या होता था, ये सारे के सारी चीजें माइनिंग के जो काम होता था उसमें यूज की जाती थी, यानी कि जो खदानें होती थी ना, उनमें काम करने के लिए स्टीम इंजन वगैरह यूज किए जाते थे। साथ में भाप की चीजें से जो मशीनें वगैरह चलाने का काम होता था उनके लिए यूज किए जाते थे। अब इस डायरेक्शन में काम करने का श्रेय जाता है इन्वेंटर और इन्वेंशन देखते हैं इनके, कि जेम्स जो थॉमस सर्वे थे, थॉमस सेवरी मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड द माइनर्स फ्रेंड। थॉमस में जो सेवरी थे, उन्होंने एक ऐसे स्टीम इंजन का कह सकते हैं इन्वेंशन किया जिसको कि नाम ही दे दिया गया माइनर्स फ्रेंड का, यानी कि जो खदानों में काम करते थे उनके एक मित्र के रूप में उस टाइम पे नाम दे दिया गया इस इन्वेंशन को। तो अगर क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है कि माइनर्स फ्रेंड के रूप में किसको नाम दिया जाता है, स्टीम इंजन, और किसके द्वारा इन्वेंशन किया गया था इसका, थॉमस सेवरी के द्वारा। अब उसके बाद आता है स्टीम इंजन। इसी के अंडर में, इसी के आगे अगर हम प्रोसीजर देखें तो इसमें और ज्यादा काम करने का श्रेय है, यानी कि उसको और बेटर तरीके से लेके आने का काम किसके द्वारा किया गया था, थॉमस न्यूकोमन के द्वारा। थॉमस न्यूकोमन ने स्टीम इंजन में और ज्यादा इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जेम्स वॉट आता है। जेम्स वॉट का जो इन्वेंशन था वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो इसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एडवांस स्टीम इंजन, अगर मेनली अगर हम बात करें कि जो इंजन यूज हो रहा है, मेनली उस टाइम पीरियड के दौरान जो सबसे ज्यादा यूज होने लगा था, जिसने सबसे ज्यादा हेल्प की थी इंडस्ट्रीज की, वो था एडवांस स्टीम इंजन और इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। जब भी भाप के इंजन के आविष्कार की बात आती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है जेम्स वॉट का। जेम्स वॉट का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी स्टीम इंजन बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्पफुल थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल्स कह सकते हैं कि खराबियां थी, कमियां थी। तो थॉमस सेवरी सबसे पहले इन्होंने बनाया था, तो उसको मतलब कि थोड़ी बहुत उससे हेल्प होने लगी तो उसको नाम दे दिया गया था माइनस फ्रेंड का, स्टीम इंजन का। उसके बाद थॉमस न्यूकोमन ने थोड़ा सा उसमें सुधार करके उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की स्टीम इंजन को। उसके बाद आया जेम्स वॉट का एडवांस स्टीम इंजन। ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल था, माइनिंग का काम हो चाहे इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार से कह सकते हैं, स्टीम इंजन का जो यूज उस टाइम पीरियड के दौरान किया जा रहा था उसमें सबसे ज्यादा यूज हो रहा था एडवांस स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट का नाम मेनली आता है इसमें स्टीम इंजन के आविष्कार में। तो ये तीनों चीजें हमने देखी कि किस प्रकार से जो मेन इन्वेंशन थे जो क्या कर रहे हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यूरोप में, किस चीज के कारण, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति वहां पर चल रही थी किन रीजन के कारण आई, कौन कौन से ऐसे इन्वेंशन थे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में जो इन्वेंशन में थे। तो सबसे पहले हमने देखा था इसमें कोयल और आयरन का, उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री को, उसके बाद स्टीम इंजन, और लास्ट हमारा पॉइंट था इसमें कैनल्स एंड रेलवे का, यानी कि नहरों का विकास किया जाने लगा। जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा अचानक से कंपनियों में, उद्योगों में, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं कैनल्स के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट का जो एक मीन्स था, एक जो वाटर ट्रांसपोर्ट था वो सबसे मेन था उस टाइम पीरियड के दौरान। उसके बाद रेलवे का एक्सपेंशन भी किया जाने लगा, रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी यूरोप में बहुत ज्यादा संख्या में। तो कैनल्स के बारे में देखें, कैनल्स वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोयल। सबसे मेन कोयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैनल्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब कह सकते हैं कि हम अपने देश में ही किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उसके लिए नहरें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती हैं। अब ब्रह्मिमन था ओवन इट्स ग्रोथ ऑफ ए कैनल सिस्टम टू कनेक्टिंग लंदन। अब हम एक इसमें शहर की बात करते हैं इंग्लैंड की, कि लंदन, मैंने आपको बताया था कि जो लंदन था वो एक मेन हब बन चुका था उस टाइम पीरियड के दौरान।
तो उससे कनेक्ट होने के लिए इसने अपनी ग्रोथ की बर्मिंघम ने, एक शहर है इंग्लैंड का, जो कि कनेक्ट हो चुका था किसके साथ, लंदन के साथ, मेन मार्केट, सेंट्रलाइज मार्केट के रूप में। तो इसी के बाद कह सकते हैं कि इसने अपनी ग्रोथ की, या ये भी कह सकते हैं कि एक मेन सिटी के रूप में उभरा बाय द कैनल। नहरों के विकास के कारण ये कनेक्ट किससे हो गया, लंदन से कनेक्ट हो गया, और लंदन से कनेक्ट होने के कारण कह सकते हैं कि ये जो शहर था वो अपनी पूरी ग्रोथ पर आ गया था। अब वर्सले कैनल्स, जेम्स ब्रिंडले, नहरों के विकास का जो सबसे मेन श्रेय दिया जाता है, जिसका नाम लिया जाता है, वो थे जेम्स ब्रिंडले। जेम्स ब्रिंडले वर्सल कैनल्स, इन्होंने कह सकते हैं सबसे पहली जो नहर बनाई गई थी इनके द्वारा, जेम्स ब्रिंडले के द्वारा, और धीरे धीरे कह सकते हैं कि नहरों का एक पूरा जाल बिछना शुरू हो गया था यूरोप में। अब उसके बाद कैनल मेनिया नाम दे दिया गया था इस चीज को, यानी कि जब नहरों को विकसित करने का काम स्टार्ट हुआ तो वो काम ऐसा इस टाइप से स्टार्ट हो गया वहां पर कि लोग ज्यादा से ज्यादा नहरों के विकास की तरफ ध्यान देने लगे। ध्यान देने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस उसमें इतनी ज्यादा होने लगी कि सभी नहरों को विकसित करने की तरफ जो थी प्रोसीजर वो शुरू हो चुकी, और इसमें यूरोप में इस चीज को नाम दे दिया गया था कैनल मेनिया का। कैनल मेनिया मतलब एक सनक सी पैदा हो गई थी लोगों के बीच में नहरों को विकसित करने की, नहरों को बनाने की। और मेन श्रेय किसको जाता है, सबसे पहली जो नहर थी बनाने का, जेम्स ब्रिंडले को जाता है। अब उसके बाद 1760 से लेके 790 तक 25 नई कैनल्स बनाई जैसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बिगिन, यानी कि 60 से लेके 90 के बीच में 25 ऐसे प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए नहरों को विकसित करने के लिए, कि जो प्रोजेक्ट थे वो 25 बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए 60 से लेकर 90 तक के दशक के बीच में। इस प्रकार इसको, इसी चीज के कारण ही इसको नाम दिया गया था कैनल मेनिया। अब दूसरा आता है रेलवे का एक्सपेंशन। रेलवे के द्वारा भी जो कोयल वगैरह होता था, या कहीं कह सकते हैं कि दूसरी जगह पर आना जाना होता था, ट्रांसपोर्ट का मेन एक ट्रांसपोर्ट के रूप में रेलवे को भी कह सकते हैं उस टाइम पीरियड के दौरान यूज किया जाने लगा था। तो कैनल और जो रेलवेज थी, दोनों के दोनों इस टाइप के ट्रांसपोर्ट थे जो बहुत ज्यादा विकसित हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान, जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था उस टाइम पीरियड के दौरान। तो ये मेन इंडस्ट्रीज के आज हमने इसमें डिस्कस किया कि जो कोयल और आयरन थे उनके बारे में, कि किस प्रकार से उनमें कौन कौन से ऐसे इन्वेंशन हुए जो कि सहायक बने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। कॉटन इंडस्ट्री में तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए इतने ज्यादा इन्वेंशन हुए थे कि कॉटन इंडस्ट्री सबसे मेन कह सकते हैं कि एक टॉप पर आ चुकी थी उस टाइम पर। स्टीम इंजन का आविष्कार था, सबसे मेन था, सबसे इम्पोर्टेंट आविष्कार ये किया गया था। उसके बाद बात आती है दूसरी कि कैनल्स और जो कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट था रेलवे का, दोनों ही ट्रांसपोर्ट इतने ज्यादा विकसित किए गए, इतने ज्यादा विकास इनका हुआ कि इसके दौरान ही सारी की सारी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसमें कहीं ना कहीं ये सहायक बने थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।